नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो वीडियोस के माध्यम से निरंतर मेरा एक प्रयास है कि हम अपनी भारतीय मूल की पवित्र जो गोधन हैं, जो पावन जो गोधन है, उसको हमारे समाज में, संस्कृति में पुरजोर और पूरे सम्मान के साथ दोबारा स्थापित करें। बार बार वीडियोस के माध्यम से ये भी मैंने बताया है कि जब जब हमारे समाज में देसी गायें घटेंगी, गोचर ज़मीन घटेगी, तब तब बीमारियां बढ़ेंगी। और जो ये पूरा मकड़ जाल है प्राइवेट अस्पतालों का, बड़े बड़े गगनचुंबी जो अस्पताल आज शहरों में, गुड़गांव जैसे, नोएडा जैसे, दिल्ली जैसे महानगरों में देखने को मिल रहे हैं, उसमें इजाफा हमें देखने को मिलेगा। और न केवल इनके इनके संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन इनके सामने जो बड़ी बड़ी आज त्रस्त हम बीमार मानवों की जो इसके सामने जो कतारें हैं, उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं ने साफ कह दिया है कि अब एलोपैथी इस चरण में, इस स्टेज पर आकर के थक चुकी है। उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अपना अपना देश, अपने अपने देश की CMS कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम को विकसित करें। अर्थात भारत देश में जो एक आयुर्वेद है, वो अपने आयुर्वेद को आगे लेकर के आएँ, क्योंकि एलोपैथी की अब बस की बात नहीं रही है। 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो हमने बना दिए हैं, उसके दुष्परिणाम हमें इस कदर देखने को मिल रहे हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के केस हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो न चाहते हुए भी जितना एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में आते हैं, जब हमें वाकई में, जब हम बीमार पड़ते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हमें बुखार भी होता है, तो हमारे ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करती है। तो इस तरह से आज हमने समाज को नुकसान दे दिया है। जबकि इसके ठीक विपरीत गायों से, पंचगव्यों से, गो आधारित जो चिकित्सा हमारे ऋषि मुनि करते थे, वो एक सटीक चिकित्सा थी, जो कि कम पैसों में और बिल्कुल निर्दोष चिकित्सा हमें देखने को मिलती थी। उसी का जीता जागता उदाहरण आज हमें डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में जो पाली गुरुकुल है, वहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर जो गुरुजी हैं, उनका मैं स्वागत जरूर करना चाहूँगा। तो वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। मेरा नाम कमल है। मैं बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि राजीव दीक्षित गुरुकुल का संस्थापक हूँ। और आज जो प्रकृति को छेड़ने से, प्रकृति के विपरीत जो कार्य करने से समाज ने जो नुकसान झेला है, उसी का जो दंश मनुष्य ने जो प्रकृति को विकृत किया है, उसका जो परिणाम आज हम झेल रहे हैं। चारों तरफ लगभग भारत में 2.5 करोड़ लोगों को कैंसर है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, शुगर है, हार्ट के पेशेंट है, चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां हैं। इस माहौल को देखते हुए आज से ठीक 5 वर्ष पहले बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि पे हमने भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से ये कार्य प्रारंभ किया। हम लगभग 30,000 पेड़ पौधे लगा चुके हैं। एक गुरुकुल की स्थापना की है अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से, जिसमें हम निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा देते हैं। अभी यहाँ 25 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कैंसर और सभी लाइलाज बीमारियों का यहाँ पे चिकित्सा की जाती है। और चिकित्सा का मूल है गौमाता, और बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद है, और प्रकृति के सानिध्य में हम ये चिकित्सा करते हैं। अति सराहनीय है। तो देख सकते हैं कि गो आधारित जो चिकित्सा है, और जो हमारी प्राचीन चिकित्सा थी, जिसमें बेल बूटी वनस्पतियों का भरपूर उपयोग किया जाता था, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। तो एक बार विस्तृत तरीके से बताएं कि किस तरह से आपने इस तरह के रोगियों को ठीक किया है, जहां पर आज एलोपैथी असक्षम है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कैंसर की। कैंसर इस समय पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में तेज़ी से फैल रहा है, और नाइलाज बीमारी है। अगर एक डाटा हम निकालें, एलोपैथी चिकित्सा में लगभग 95% रोगी विदिन 5 ईयर ख़त्म हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम पंचगव्य चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा पत्ती में जाते हैं, तो इसके परिणाम एलोपैथी चिकित्सा से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसी परिणाम के रूप में एक बच्चा जो है हमारे सामने है, ये बच्चा एम्स के अंदर 13 कीमो ले चुका है, और 20 बार इसका ब्लड चेंज हो चुका है। और गौमाता के सानिध्य में, गौमाता के द्वारा आप इसका लगभग 1 महीने में इतना अद्भुत परिणाम है। ये परिणाम इनके पिताजी जो हमारे साथ में है, ये विस्तार से बताएंगे। इनकी चिकित्सा के रूप में मैं पूरे भारत के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इसकी चिकित्सा बहुत सरल है। अगर आप गाय से जुड़ गए, अगर आपने गौमाता से प्रेम कर लिया, तो आप निश्चित रूप से चिकित्सा कर पाओगे। भाई राजीव दीक्षित जी को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। इसकी चिकित्सा के अंदर जो प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा गौमाता के पंचगव्य यूज होते हैं। पंचगव्य का मतलब है गौमाता का गौमूत्र, दूध, लस्सी, घी और गाय का गोबर। अब हम इसकी चिकित्सा में क्या करते हैं, रोगी को सबसे पहले गौमाता का ताज़ा गौमूत्र और पुनर्नवा, ये बड़ा कंफ्यूजन है, ये साटी को ही पुनर्नवा बोलते हैं। 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद और लाल। इसके अलावा आमा हल्दी,
जो हल्दी आती है इसके अंदर करक्यूमिन होता है और गोमाता के गोमूत्र में भी करक्यूमिन होता है। इन दो चीज़ों का सुबह सुबह प्रयोग करते हैं। 100 ग्राम गोमूत्र के अंदर हम 5 ग्राम आमा हल्दी और 5 ग्राम पुनर्नवा की जड़ें प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से इसमें बड़ के पत्ते, पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, एलोवेरा, गेहूं का ज्वारा, पपीते के पत्ते, नीम गिलोय और कचनार के पत्ते, साथ में आपके गुल्लर के पत्ते और कढ़ी पत्ता जिसे मीठा नीम कहते हैं, उनके पत्तों का प्रयोग करते हैं काढ़े के रूप में। और साथ में जैसे अगर रोगी को गांठ है तो गांठ को गड़ाने के लिए हमारे पास एक चूना है, दूसरा इसका स्रोत है कचनार, एक औषधीय पौधा है जिसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। ये दो औषधियाँ हम गांठ को गड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पुनर्नवा का अर्क निकाला जाता है, रोगी की पावर बढ़ाने के लिए सर्पगंधा प्रयोग किया जाता है। साथ में तुलसी अर्क दिया जाता है रोगी को। और आपकी जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं जो औषधियाँ, जैसे हल्दी है, आपकी अदरक है, आपका लहसुन है, आपका दालचीनी पाउडर है, काली मिर्ची है, इन सब औषधियों का प्रयोग करते हुए रोगी की चिकित्सा की जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की अगर बात करें तो इनका केस हिस्ट्री में जरूर जानना चाहूँगा। ये नरेंद्र जी हैं और झज्जर जिला है इनका और नीलोठी गांव है। ये आगे का नरेंद्र जी आपको अच्छे से इसमें बताएंगे। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, बच्चा प्रभावित हुआ था कैंसर से, तो कहाँ क्या कुछ इसका इलाज करवाया और फिर यहाँ से कैसे लाभान्वित हुए? 9-10 महीने तो इसका एम्स मेडिकल में चला गया, हिमाचल से चला है, ओजी प्राउड सोनीपत से चला है। हाँ हाँ हाँ, और कहीं से परेशान होने के बाद ही यहाँ पे इसका इलाज चला जी। ठीक है। तो तब उसकी उम्र कितनी थी? तब बच्चे की उम्र कितनी? 3.5 साल। 3.5 साल उस समय थी। हाँ जी। और अभी ये 4.5 साल का हो गया। 4.5 साल का हो जाए तो तकरीबन आप यहाँ से पाली गुरुकुल से कितने दिनों से? जी कम से कम इसको दूसरा महीना लग गया। ये 2 महीने खत्म होने वाले हैं। इसके 2 महीने में पूरा आराम है, पूरा आराम जी। सीबीसी रिपोर्ट करवाई है, सबको नॉर्मल। सबको और जी 1 साल लगातार कंटिन्यू से एम्स में ये इलाज करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट करवाई, कोई सुधार नहीं, कोई वो नहीं। पूरा बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। तो उसके बाद यहाँ पता लगा, यहाँ दवाई चलवाई, तो पूरा आराम है। ठीक है। तो दवाई ऐसी कोई लेने में कोई दिक्कत कठिन, कोई नॉर्मल है, नॉर्मल दवाई है? इसमें सबसे ज़्यादा गाय का दूध, गाय की सेवा, गाय का गौमूत्र सबसे ज़्यादा। तो आपने घर में भी अब गाय बांध ली? घर में ही, एक घर पे भी गाय, ये देख सकते हैं। तो बारंबार जो मैंने वीडियोस के माध्यम से एक संदेश हमारे समाज में पहुंचाने की कोशिश की है कि गाय एक ऐसे सात्विक आभा मंडल का निर्माण करती है जिससे तमाम तरह की बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लौकी घिया जिसको बोलते हैं, लौकी का जूस प्रयोग करते हैं, पेठे का जूस है, खीरे का जूस है, प्राकृतिक रूप से यहीं पे गोमाता के गोबर से तैयार की जाती हैं सारी की सारी औषधियाँ और वो जूस के रूप में दी जाती है। यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था में मेरी इस टीम के दो राइट और लेफ्ट हैंड है। एक अपने संजय भाई जी हैं जो पूरी गोमाता की व्यवस्था संभालते हैं और ये दिन रात पिछले 8 वर्षों से लगे हुए हैं। आपका अभिनंदन, तहे दिल से अभिनंदन जरूर करना यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है, जो मेहनत है वो इन्हीं की है। और दूसरी तरफ मेरी धर्मपत्नी जी हैं, अच्छा। और बच्चों को संभालना और ये सारी व्यवस्था ये देखती है। बाकी दवा निर्माण का कार्य है, बच्चे करते हैं। मैं आपको बच्चों को दिखाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे अर्क बनाते हैं। मंगल पांडे कहाँ है? मंगल पांडे आपको एक अर्क बनाना भी बता देंगे। सारी चीजें मतलब बहुत ही साधारण है। मैं देशवासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि भाई राजीव दीक्षित जी का शरीर नहीं रहा लेकिन विचार है, और जो विचार उन्होंने दिए हैं, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान लेके उन्होंने समाज को निस्वार्थ भाव से दिया है, जरूरत ये है कि उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। और कैंसर के रोगी जरूरी नहीं है वो गुरुकुल पाली में आए, बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि राजीव दीक्षित गुरुकुल में आए। देश के किसी भी कोने में अगर किसी रोगी को कैंसर है तो उसका जो सर्वश्रेष्ठ इलाज है इस समय इस देश में, जो सर्वश्रेष्ठ इलाज है वो गोमाता का गोमूत्र, 100 ग्राम गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी, 5 ग्राम पुनर्नवा सुबह शाम ले। साथ में अगर गांठ है तो कचनार, गूगल की गोलियां ले सकते हैं, कचनार का अर्क ले सकते हैं, तुलसी का अर्क, सर्पगंधा अर्क और पुनर्नवा अर्क। साथ में एक काढ़ा ले सकते हैं जिसमें बड़ के पत्ते, 4 बड़ के पत्ते, 4 पीपल के पत्ते, 25 शीशम के पत्ते और लगभग 50 से 100 ग्राम एलोवेरा और 8 से 10 तुलसी के पत्ते और सदाबहार के पत्ते, और आपका सदाबहार 2 पत्ते आपके पपीते के, और अगर पपीते के पत्ते नहीं मिलते हैं तो पपीते के 10 बीज प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्ची, साथ में अदरक, हल्दी, और आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं दालचीनी। इन सब औषधियों का दिन में 1 से 2 बार काढ़ा ले और साथ में ये औषधियाँ चलाएं।
भारत के किसी भी कोने में हो, भले ही वो बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि राजीव दीक्षित गुरुकुल आए ना आए, ये औषधियाँ स्टार्ट कर दे, ये औषधियाँ कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर एक बिना बीमार व्यक्ति भी इन औषधियों को लेगा तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, इनमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। और क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं, क्या कुछ? हाँ, मैं पूरे देशवासियों को, भारत सरकार को, सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। ना तो सरकार की योजना है या आम जनता की योजना है, मनुष्य के जीवन के लिए इस प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। जल, जमीन और वायु, ये 3 नितांत आवश्यक चीज़ें हैं, और आज हम स्वार्थवश और मूर्खतावश इन तीनों चीज़ों को नष्ट करते जा रहे हैं। आज से 70-80 वर्ष पहले हमारी 100 ग्राम मिट्टी में लगभग 1 करोड़ जीव होते थे, और वो जीव जो है ना, मनुष्य की शक्ति थे। आज हमने यूरिया, डीएपी और जहरीले रसायन, ये अंग्रेजी मानसिकता के चलते हुए प्रयोग करके आज इस मिट्टी में, पूरे भारत की मिट्टी में मात्र 13,000 एवरेज आती है जीवों की 100 ग्राम मिट्टी में। तो इतने जीवों को हमने मार दिया है। पता नहीं हम किस आधार पर अपने आप को सनातन संस्कृति के नागरिक कहते हैं, किस आधार पर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। आज जब एक किलो गेहूं का हम उत्पादन करते हैं तो लगभग 1 करोड़ जीवों की हत्या कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को कोई लाभ होगा मंदिर में जाके या पूजा करके। तो इस यूरिया, डीएपी और इस जहर मुक्त समाज का निर्माण करना होगा आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये पुनर्नवा है, जिसे हम हरियाणा में साटी बोलते हैं। आसपास के सभी किसानों ने स्प्रे कर करके इस साटी को, बथुए को ख़त्म कर दिया, जबकि ये कैंसर की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जितने भी सेल बॉडी के ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी सेल ख़त्म हो जाते हैं, उनको दोबारा से पुनर्जीवित कर देती है। 2 प्रकार की आती है, सफ़ेद पुनर्नवा और रक्त, सफ़ेद और रक्त पुनर्नवा। ठीक है। दोनों ही में औषधीय गुण ज़्यादा है, अच्छे गुण हैं। इसको बचाएं, और ये स्प्रे और जो यूरिया, डीएपी जो जहर डाल रहे हैं, इसके स्थान पे घर घर में गौमाता लेके आएँ, और गौमाता के द्वारा प्रत्येक प्रकृति का भी कल्याण है और मनुष्य का भी कल्याण है। तो ये जो इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें दी है कि प्रकृति, पर्यावरण, इसके सामने जो हम माँ प्रकृति लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस क्षेत्र में किस जो मिनरल्स का, किस विटामिन्स की कमी उनमें पाई जाती है, क्या रोग उसके कारण उनमें होते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि दक्षिण भारत में पित्त भड़का हुआ होता है, इसीलिए वहाँ पर प्रकृति ने नारियल पानी का प्रावधान किया है। अगर वहाँ के लोग, दक्षिणी भारत के लोग अगर नारियल पानी का सेवन करते हैं तो उनकी जो पित्त की जो समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर शांत हो जाती है। तो इसी प्रकार यही संदेश मैंने बारंबार किया है कि क्षेत्रीय नस्लों के ऊपर काम करें, क्योंकि गाय गौमाता के रूप में आपको वो सभी चीज़ें दे करके लाभान्वित करती है, और वो वहाँ की क्षेत्रीय नस्ल ही करती है। अगर मैं कहूँ कि अंधाधुंध गिर साहिवाल के पीछे अगर हम दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हरियाणा मूल की जो नस्ल है वो पीछे रह जाती है। कांकरेज मदर ब्रीड मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इस नस्ल से काफ़ी भारतवर्ष की अनेकों नस्लों ने आगे विकास किया है। तो मदर ब्रीड है, ये देख सकते हैं काले रंग में इस तरह की जो गायें हैं आज तकरीबन विलुप्ति के कगार पर हैं। ऐसी गायें हमें गुरुकुल में देखने को मिल रही हैं, और देख सकते हैं जिस भाव के साथ इसको पुनर्नवा बच्चों के द्वारा खिलाया जा रहा है, ये अति सराहनीय। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय जो भी वनस्पति है, देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, बड़ के पत्ते हैं, घृत कुमारी जिसे देसी भाषा में एलोवेरा या ग्वारपाठा भी कहते हैं, ये देख सकते हैं पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते कई बार गायों के थनैला का जो इन्फेक्शन हो जाता है, लेवटी पत्थर की तरह पक जाती है, तो इसका शीशम का एक पेस्ट करके और उसकी अगर लेवटी पर लगाएं तो इन तमाम तरह की बीमारियों से प्राकृतिक तौर पर निजात पाया जा सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत हम एलोपैथी के ऊपर आज पूर्णतः अपने आप को आश्रित जो महसूस करते हैं। गाय की लेवटी में अगर सूजन आ गई है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, डॉक्टर आकर के और 4 बार इंजेक्शन लगा करके उस गौ माता को परेशान करता है। इसके ठीक विपरीत अगर ऐसी चीज़ों का हम प्रयोग करें तो एक तो वो प्रताड़न है उससे हम बच सकते हैं, हम भी बच सकते हैं, गायें भी बच सकती हैं, और हमारा जो इलाज है वो भी काफ़ी सस्ता हो सकता है। तो आराम से कोई बात नहीं। तो ये देख सकते हैं गाय के गोमूत्र में काफ़ी अनेकों औषधि जो इन्होंने सिद्ध करके जो यहाँ पर तैयार की हैं उनकी ये देख सकते हैं। गाय के घृत से, नासिका है शायद ये, नासिका गाय के पंचगव्य से तैयार है, और बहुत ही उत्तम औषधि है। ऐनिंद्रा है, मानसिक परेशानी है, पागलपन है, और सारी बीमारियों, रात को सोने से पहले बस एक बूंद अपने नाक में डालें, और ब्रेन तेज करती है,
तमाम तरह के जो बीमारियों में आज हमें लकवा की शिकायत जो आ रही है, वो मात्र एक बूंद अगर नासिका के तौर पर रात को सोने से पहले प्रयोग और की जाए। हाँ, जब भी इसे प्रयोग करें, तकिए का इस्तेमाल रात को ना करें सोने से पहले। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने। शुरू करें। आपके माध्यम से एक छोटा सा संदेश मैं समाज को देना चाहता हूँ। हमारे गुरुजी भाई राजीव दीक्षित जी ने जो अंतिम समय में बोला कि गाय, गुरुकुल और देसी बीज, अगर ये तीनों को हम बचाने में कामयाब हुए तो दोबारा से महाराणा प्रताप पैदा हो जाएंगे, दोबारा से भगत सिंह पैदा हो जाएंगे और इस प्रकृति के खिलाफ और इस देश के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको समाप्त करने में वो योगदान दे पाएंगे। लेकिन अगर हमने गाय, गुरुकुल और देसी बीज को खत्म कर दिया तो चेतन शक्ति, जो प्राण शक्ति है, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं, वो मनुष्य में खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को यही नहीं पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, आज़ाद कौन है और गुलाम कौन है। अब गाय के प्रति जो ये सीमन के रूप में सरकार ने एक षड्यंत्र किया है, पहले एक षड्यंत्र हुआ जर्सी को गाय के रूप में प्रस्तुत किया गया, उससे तो मनुष्य ने, भाई राजीव दीक्षित जी जैसे लोगों ने जानकारी दी कि ये पहचान है इसकी। लेकिन सीमन के रूप में जो षड्यंत्र है, जिस गौ माता को सीमन के द्वारा गर्भवती किया गया तो उसकी जो संतानें आएंगी उसमें खाली दूध मिलेगा, उसके अंदर प्राण तत्व, चेतन शक्ति और ब्रह्म ऊर्जा नहीं होगी, उससे कैंसर जैसी बीमारियों की इलाज संभव नहीं है। इसलिए पूरे देशवासियों को कहता हूं कि मैं आप गाय के ऊपर सीमन ना रखवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंदी रखें। नंदी महाराज की इतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता शिव भगवान की है। तो अक्सर ये माना जाता है कि गाय तो हमें दूध देती है, लेकिन जो बछड़ा है उसकी कोई इतनी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने भ्रमण किया तो पाया कि बछड़े को जो उसका हक है, शेर 2 शेर दूध उसको कम से कम पिलाया जाए, वो आजकल नहीं पिला रहे हैं। तो जो भावी नंदी हैं वो बचपन में ही कुपोषित हो रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ देखो, बछड़े की समाज में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है और आने वाले समय में भारत का और नहीं पूरे विश्व के नागरिक महसूस करेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आज फर्टिलिटी सेंटर पूरे देश में खुल गए हैं। संतान उत्पत्ति की समस्या पूरे देश में चरम सीमा पे है और ये समस्या बढ़ती जाएगी और इसका समाधान नंदी महाराज के पास है। जो प्राकृतिक नंदी है उसके गौमूत्र के माध्यम से कुछ संस्कारित औषधियाँ तैयार की जाती है जिससे संतान उत्पन्न की जा सकती है और हमारे यहाँ गुरुकुल के प्रयोग से काफ़ी ऐसे निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नंदी महाराज की वजह से। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर संदेश। इस चीज़ का हमें भी जानकारी मिली थी कि पुणे में एक ऐसी गौशाला है जहां पर नंदी मूत्र 2000 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है। तो जब ये जानकारी हमें मिली तो काफ़ी आश्चर्यचकित मैं रहा कि 2000 रुपये नंदी मूत्र का ऐसा क्या उपयोग होता है। फिर उन्होंने बताया कि फ्लोपियन ट्यूब जो महिलाओं के अंदर होती है, कई बार उसमें जटिलताएं आ जाती हैं, तो उसके जो एरर हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंदी मूत्र को सूंघ लेने मात्र से उन महिलाओं की वो जटिलता दूर हो जाती है और प्राकृतिक तौर पर वे गर्भ धारण कर लेती हैं। तो ऐसा पूरा जो हमारा गो आधारित जो विज्ञान है, गो आधारित जो चिकित्सा है, पंचगव्य आधारित जो चिकित्सा है, उसको एक बार हमारे समाज में पुनर्स्थापित करने का जो एक पुरजोर प्रयास ये जो गुरुकुल कर रहा है, यहाँ के जो आचार्य कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय। धन्यवाद। जीतू भाई, आज जो हमारे समाज के अंदर कैंसर की जो महामारी फैली हुई है, ये पूरी प्रायोजित तरीके से है। भारत को लूटने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि विदेशी लुटेरों ने पहले यहाँ फिजिकली लूटा, आज दवाओं के माध्यम से लूट रहे हैं। आज लगभग 2.5 करोड़ लोगों को कैंसर है और कैंसर के जो हमारे अध्ययन जो कहता है वो जो प्रमुख 13 कारण है कैंसर के, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कारण है कोल्ड ड्रिंक्स। आप कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी कंपनी की हो, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसमें सोडियम मोनोग्लूटामेट है, मिथाइल बेंज है, एंडोसल्फान में पोटेशियम सोल्फेट और फास्फोरिक एसिड है। उसके बाद चाय, कॉफी के अंदर, चाय के अंदर कैफीन है, टेनिन है, निकोटीन है, वाल्टाइल है, पेमिन है और कार्बनिक अम्ल है। ठीक है। टूथपेस्ट किसी भी कंपनी का हो, जो झाग बनाता है उसके अंदर सोडियम लारेल सल्फेट हो, भले वो देसी हो या विदेशी हो या चाहे पतंजलि हो, सभी में वो है। डिब्बा बंद खाने पीने का जो सामान है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, भले किसी भी कंपनी का जूस हो, वो जहरीला है, होगा ही होगा। रिफाइंड ऑयल के अंदर हेक्सिन है, सिट्रिक एसिड है। 500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करने के कारण इसके सारे तत्व खत्म हो जाते हैं और रंग परिवर्तन करने के लिए ब्लीच किया जाता है, जो खतरनाक है। सफेद आयोडीन नमक, इसकी नमक जो है जल से तैयार होता है। नमक का मुख्य जो स्रोत है वो पानी है, तो पानी छोड़ना नमक का मुख्य लक्षण है, लेकिन इसके नमी को खत्म करने के लिए एल्यूमिनियम सिलिकेट और पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। ये भी एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। मैदा और चाउमीन से जितने भी उत्पाद बन रहे हैं उनके अंदर अजीनोमोटो मिलाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक है। जर्सी, होलेस्टीन और अमेरिकन गाय का जो दूध, दही, घी, लस्सी है बहुत खतरनाक है। गुटखा, तंबाकू, शराब, इनके अंदर टार, अल्कोहल और निकोटीन होता है।
यूरिया, डीएपी और जहरीली दवाओं से जो अनाज तैयार होता है वो बहुत खतरनाक है। और चीनी के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और जितने भी ये फैशन के आइटम आ रहे हैं, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, इन सब के अंदर आप गूगल करके देखना, शैम्पू है, इनके अंदर मरकरी है, क्रोमियम है और इसके अलावा निकल है। ये सब कैंसरस है। इसके जो अल्टरनेटिव है ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है इन चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। इनका प्रयोग है, जैसे ताज़ा फलों का जूस लो, दालचीनी और धनिए का आप काढ़ा लो, दंत मंजन करो, नीम की दातुन करो, बड़ की दातुन करो, ताज़ा फल और अनाज का सेवन करो, तिल और सरसों का, मूंगफली का तेल यूज करो, सेंधा नमक और काला नमक यूज करो, मोटा पिसा हुआ अन्न आप इस्तेमाल करो, शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, लस्सी करें। और नशा छुड़वाने के लिए अदरक के टुकड़ों और गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। देसी गाय के गोबर गौमूत्र के माध्यम से खेती करें, उसके बहुत उत्तम परिणाम है। बिना सोडे का गुड़ और देसी खांड का प्रयोग करें। और जहाँ प्राचीन समय में हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करती थी मेहंदी से, मक्खन से, चंदन से, नारियल तेल, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। और मिट्टी, लोहे, पीतल और तांबे के बर्तनों में भोजन खाएं, तो ये समाज कैंसर मुक्त हो सकता है। क्योंकि कैंसर होने के बाद इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे बचना बहुत आसान है। इसके बचने के लिए जो 13 पॉइंट मैंने बताए, अगर समाज इनसे दूरी बना ले और बहिष्कार कर दे, एक आंदोलन की तरह खड़ा कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई राजीव दीक्षित जी को अगर लोग सुनेंगे तो ये जागरूकता ज़्यादा फैलेगी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी। अक्सर शहरों में कहते हैं कि दातुन हमारे पास है नहीं, नीम का कोई आसपास पेड़ मिलता नहीं है, तो किस तरह से दातुन करें। तो इसके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। अब बरसात के समय में अपामार्ग, जिसे चिरचिटापी कहते हैं, उल्टा काटा भी कहते हैं, वो आपको हर रोड के किनारे आपको दिख जाएगा। उसकी मैं फिर कहना चाहूँगा, अपामार्ग उसको कहते हैं संस्कृत में, वैसे उसको चिरचिटा कहते हैं। उसकी डंडियाँ तोड़ करके रख लें, सुखा लें, और जब कभी भी दातुन करनी हो तो रात को उसको भिगो दें और सुबह उससे दातुन करें। किसी भी प्रकार की दांत संबंधी आपको जटिलता नहीं देखने को मिलेगी। और एक और जो अहम बिंदु है कि नंदियों को हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं कोल्लू में, लेकिन कोल्लू में तेल का उचित रेट न मिल पाने की वजह से जो पुराने जो तेली थे, जो कच्ची घानी का तेल जो निकालते थे, वो पीछे हट गए। तो उसको क्या आप मानते हैं कि उस देखो, अगर 3 गुना रेट, मान लो सरसों का रेट अगर 100 रुपये मील वाला, जो वो उसमें लोहे के जो बरम घिसते हैं और उसका लोहे घिस करके और पूरा तेल में असर आता है, उसके ठीक उल्टा अगर हम वो जो नीम की कच्ची घानी होती थी उसमें अगर लकड़ी घिसती भी थी तो नीम का गुण उसमें आता था, तो उसमें 3 गुना रेट वो मांगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शहरवासी को वो तेल महंगा लगता है कि 300 रुपये सरसों का तेल, तो उसके लिए क्या कहें? जीतू भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप 1 किलो तेल खाते हो, उसकी जगह मात्र 100 ग्राम शुद्ध तेल खा लो, वो ज्यादा काम करेगा। अब हम 1 किलो तेल खाते हैं जिसके अंदर कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि जो कोल्लू का तेल निकला हुआ है, क्योंकि जब गर्म तापमान पे उस तेल को तैयार किया जाता है तो उसके अधिकतर गुण खत्म हो जाते हैं। और जब कोल्लू के द्वारा, बैल के द्वारा जो तेल होता है वो 100 ग्राम, और जो मशीनों के द्वारा तैयार किया गया 1 किलो, ये समान है। तो समान है। तो देख सकते हैं एक छोटा सा प्रयास मेरा भी व्यक्तिगत तौर पर है कि नंदियों को दोबारा समाज में स्थापित करें, तो उनको जो एक रोजगार है, उनका जो एक कार्य से उनको जोड़ करके उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जाए। तो एक कोल्लू लगाने का हमारा प्रयास जल्द ही सार्थक हम आपको करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रयास पाली गुरुकुल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ द्वारा। और देख सकते हैं अमर बलिदानी जो राजीव भाई दीक्षित हैं, उनके अनुयायी हैं, और काफ़ी अच्छा काम समाज सेवा के तौर पर ये जो यहाँ पर कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय। बताएं जीतू भाई, राजीव भाई दीक्षित के जाने के बाद जो उनका सपन था वो अधूरा था। ये पीड़ा हमारे मन में भी थी। इसी पीड़ा को हम आगे लेते हुए हमने ये अखंड भारत स्वाभिमान का निर्माण किया है। इसके माध्यम से वर्तमान में इस संगठन के साथ 3413 कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष के जुड़े हुए हैं। अभी एक बाबा जयराम दास की पावन भूमि में पाली में गुरुकुल है, दूसरा गुरुकुल हमारा बुढ़ाक में बनने वाला है, और तीसरा गुरुकुल अभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक कार्यकर्ता ने हमें 20 एकड़ जमीन दान में दी है, वहाँ बनने वाला है। तो पूरे देश के कार्यकर्ताओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप किसी भी तरीके से कार्य करना चाहते हैं, अखंड भारत स्वाभिमान से जुड़िए। और अखंड भारत स्वाभिमान की ये 9 लक्ष्य हैं, जिसका पहला लक्ष्य गौ रक्षा है, देश रक्षा है, प्रकृति रक्षा है, प्रकृति संतुलन के लिए जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्र एकता के लिए समान नागरिक कानून, और सभी गलत व्यवस्थाओं को समाप्त करके स्वदेशी राष्ट्र हितैषी व्यवस्थाओं की स्थापना, गरीब अनाथ की शिक्षा, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त भारत, और जन जागरूकता। जो सपन कभी अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह जी ने देखे थे, जो सपन इस राष्ट्र के लिए कभी महाराणा प्रताप जी ने देखे थे, वही सपन इस संस्था का है। तो सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाहें आप। तो देख सकते हैं
पाली जो गुरुकुल है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक बार इधर व्यू ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम तरह की जो प्राकृतिक और नैसर्गिक तौर पर जो फसलें उगाई जा सकती हैं उनको यहाँ पर उगाने का जो एक प्रयास है, और न केवल प्राकृतिक तौर पर उगाने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देसी बीज जैसे कि घिया, तोरू और तमाम तरह की हमें जो ककड़ी और जो ये देख सकते हैं बैंगन को यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने एक काफ़ी अनूठा जो एक प्रयास करके दिखाया है, बताएं इसके बारे में। वंदे मातरम भाई जी। अपने गुरुकुल के माध्यम से हम देश के 9 राज्यों के 85 जिलों में निःशुल्क खाद और निःशुल्क देसी बीज और करीब 3000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं खेती की। ठीक है। एक भ्रम समाज में फैलाया गया हाइब्रिड बीज के नाम से, जीएम सीड्स के नाम की ज़्यादा उत्पादन होता है, जबकि सच्चाई ये है, अगर हम ईमानदारी से देखें तो जो देसी बीज का उत्पादन है, कम लागत में अधिक उत्पादन क्षमता देसी बीज के पास है। इसी का एक उदाहरण है ये पालक। ये पालक का एकमात्र पौधा है, जीतू भाई आप देखिएगा, नीचे बैठ जाए, ये देखें आप, ये एक पौधा है और इसकी जो हाइट है ये लगभग 9 फीट गया है। अब इसका बीज के लिए मैंने रखा हुआ है और ये हर एक 5 दिन में कटिंग के लिए तैयार हो जाता है और लगातार 5 महीने इतना पालक देता है। मैं दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों को चैलेंज करता हूँ, इस पालक के बीज से ज्यादा लंबा पालक अगर वो उगा दें, इस पालक से ज्यादा उत्पादन वो दे दें, और बिना जहर के सिर्फ गौ माता के पंचगव्य के माध्यम से, प्रकृति का संतुलन और गौ माता के सानिध्य में रह के हम जो कुछ करेंगे वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। और इस बीज को अब पूरे भारत में हम फैलाएंगे हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और बहुत आसान है इसको तैयार करना। देखिए आप, आज पूरा का पूरा देश गुलाम हो गया इन कंपनियों का। जब अगर ये कंपनियां, अब लॉकडाउन हुआ है, अगर ये कंपनियां लॉकडाउन कर जाएं तो किसान खेती कैसे करेगा? बीज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम देसी बीजों का इस्तेमाल करें तो हमें किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह ऐसी आज़ादी चाहते थे जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से आज़ाद हो, किसी चीज़ की गुलामी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज बीज की गुलामी, आज खाद की गुलामी, आज दवा की गुलामी, आज शिक्षा की गुलामी, हर तरीके से गुलाम हो गए हम। टेलीविज़न की गुलामी, पिक्चरों की गुलामी, आज़ाद तो हम है ही नहीं। अगर देसी बीज का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी से कोई लेने की जरूरत नहीं है। गाय हमारे घर में है, खाद उससे बनेगा, बीज उससे बनेगा, और अच्छा ताकतवर पौष्टिक आहार हमें मिलेगा जो जहरीले रसायन से तैयार पालक से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। देख सकते हैं आपके सामने साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये देख सकते हैं जो पालक, मेरी जो हाइट है लगभग 6 फुट और 3 इंच है, और ये यहाँ तक पालक गया हुआ है। मेरा हाथ एक और पूरा ऊपर उठा दिया और ये मुड़ा हुआ है, पूरा मुड़ गया है क्योंकि बारिश के बाद इसका पूरा पीक पे है। तो ये देख सकते हैं आप पालक जो प्राकृतिक तौर पर, और जो देसी जो पालक का बीज है उसको उगा करके, और यहाँ पर एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इस तरह के बीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं, और सिर्फ गाय के गोबर और गौमूत्र में जो पोषक तत्व हैं, जो जीवाणु हैं, जो कि इनका भरण पोषण आसानी से कर देते हैं, किसी भी प्रकार का आपको जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है उनके बीजों के ऊपर आश्रित आज पूरी तरह से किसान को कर दिया है। आप ये मान करके चलें कि चाहे कितना ही तगड़ा आप बीज ले आएं और कितनी ही मजबूत आपकी ज़मीन हो, वो इस कदर यूरिया और डीएपी की वो जो बीज हैं, वो जो किस्में हैं आदि हैं, कि जब तक आप उसको वो सफ़ेद रंग का और वो यूरिया डीएपी जब तक नहीं छिड़कते वो नहीं आएगी, चाहे आप उसमें कितना ही पानी डालते रहो। एक हमारी माताजी ने उदाहरण दिया था, एक मेरा छोटा सा प्रयास था, मैंने अपनी बाड़ी में ला करके कुछ बीज उगाए और प्रतिदिन उसका सेवा पानी की, लेकिन वो ऊपर जो उसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। तब हमारी माताजी ने एक जो बात कह करके चुटकी ली थी कि इसको सफ़ेद खाद दिखा दे, ये देख 2 दिन में ही ऊपर आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से आज हम नशे के आदी हो चुके हैं, उस तरह से ये जो हाइब्रिड जो बीज हैं ये आदी हैं यूरिया डीएपी की। इसमें कतई कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है, जबकि हमारे जो पुराने जो पूर्वज जिस देसी बीजों से खेती करते थे उसका एक साक्षात प्रमाण आप पाली गुरुकुल में यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं।